नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के पार्ट 4 डीपीएसपी इस टॉपिक के ऊपर अध्ययन करेंगे। और ये अध्ययन दोस्तों मेरे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा बनाए गए हैं, उससे करेंगे। साथ ही जितने भी एमसीक्यू अभी तक बने हुए हैं, स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अन्य एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम के जितने भी पेपर हैं उनमें किस तरह से इस टॉपिक पर एमसीक्यू बने हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम दोस्तों लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को। दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी को रखा गया है, जिसे भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट को रखा गया है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, अप्रवर्तनीय है, मतलब नॉन इन्फोर्सिबल है। मतलब इनके उल्लंघन के समय हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, जबकि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत दोस्तों क्या था कि वे इन्फोर्सिबल थे, मतलब प्रवर्तनीय थे। उनके उल्लंघन के समय हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। दोस्तों डीपीएसपी के अंदर हमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में हमें क्या है, डीपीएसपी देखने को मिलता है। डीपीएसपी की यदि बात करें तो दोस्तों डीपीएसपी क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो डीपीएसपी क्या है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, साथ ही सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का काम करता है। यह आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। हमारा जो डीपीएसपी क्या है दोस्तों, आयरलैंड से प्रेरित है, सामाजिक लोकतंत्र भी सुनिश्चित करता है। और संविधान का जो दर्शन है दोस्तों हमें डीपीएसपी में देखने को मिलता है। तो डीपीएसपी से संबंधित कुछ 4-5 कीवर्ड्स है वो हमें याद रखना चाहिए, जैसे कि डीपीएसपी क्या है, कल्याणकारी राज्य को सुनिश्चित करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, सामाजिक लोकतंत्र की बात करता है, आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, आर्थिक लोकतंत्र जो कि आयरलैंड से प्रेरित है, और संविधान का दर्शन हमारे डीपीएसपी में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आर्टिकल 36 की बात करें तो आर्टिकल 36 में क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 36 में क्या है दोस्तों, हमें राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है। जिस तरह से हमें आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की परिभाषा देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 37 की यदि बात करें तो आर्टिकल 37 के अंदर डीपीएसपी की प्रकृति बताई गई है कि आर्टिकल 37 बोलता है फंडामेंटल राइट के विपरीत डीपीएसपी जो है अप्रवर्तनीय प्रकृति के हैं, मतलब ये नॉन इन्फोर्सिबल हैं। अब दोस्तों मेन आर्टिकल शुरू होते हैं आर्टिकल 38 से। तो आर्टिकल 38(1) और आर्टिकल 38(2), इसके अंदर दो प्रावधान है। तो पहला प्रावधान क्या है, आर्टिकल 38(1) बोलता है कि हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। अब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए हमें कोई ना कोई व्यवस्था बनानी होगी दोस्तों, और व्यवस्था बनाएंगे उसके लिए हमें संस्थाओं का निर्माण करना होगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है आर्टिकल 38 कि हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, और इस व्यवस्था हेतु हमें संस्थाएं बनानी होगी। और ये संस्थाएं क्या करेगी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगी। सो आर्टिकल 38 को इस तरह से दोस्तों हमें तोड़कर पढ़ना होगा, तभी ये हमारे माइंड में छप जाएगा। तो आर्टिकल 38(1) क्या कहता है कि हमें भारत के अंदर एक लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापना करनी है, इसके लिए हमें कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और इस व्यवस्था के लिए हमें कुछ संस्थाएं बनानी पड़ेगी, और ये संस्थाएं क्या हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगी। तो दोस्तों आई होप आर्टिकल 38(1) समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 38(2), 38(2) की बात करेंगे। इसके अंदर दोस्तों एक शब्द को एसोसिएट करना है, हमें असमानता को ख़त्म करना है। तो आर्टिकल 38(2) के अंदर असमानताओं को ख़त्म करने की बात की जा रही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आय की असमानता है, प्रतिष्ठा की असमानता है, अवसर की असमानता है, और सुविधाओं की असमानता है। सो दोस्तों आर्टिकल 38(2) क्या बोल रहा है कि हमें असमानताओं को ख़त्म करना होगा या कम करना होगा। और किस किस लेवल पे कम करना होगा, जो आय की असमानता है, प्रतिष्ठा की असमानता है, अवसर की असमानता है, और सुविधाओं की असमानता है। तो इन सभी को क्या है दोस्तों हमें कम करना होगा। अब दोस्तों जिस तरीके से फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 के अंदर बहुत सारे आर्टिकल थे, सब क्लॉज थे, हमें आर्टिकल 39 में भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी।
आर्टिकल 39A में दोस्तों आजीविका के साधन के बारे में बात की जा रही है कि मनुष्य के पास आजीविका के साधन होने चाहिए। आर्टिकल 39B क्या कह रहा है कि आर्टिकल 39B बोल रहा है कि जितने भी भौतिक संसाधन है उनका उचित वितरण होना चाहिए और सभी लोगों का मतलब इस तरह से संसाधनों पर स्वामित्व होना चाहिए कि सभी के पास कुछ ना कुछ हासिल हो। सो दोस्तों ये क्या है, राष्ट्र की जो संपदा है, राष्ट्र की जो संपत्ति है, उस पर क्या है, सभी नागरिकों के हक की बात करता है कि सभी नागरिकों के पास उचित वितरण, जितने भी भौतिक संसाधन है उनका बेहतर वितरण होना चाहिए और स्वामित्व होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की संकल्पना देखने को मिलती है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसको हिंदी में बोलते हैं वितरण न्याय। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल 39B क्या बोलता है कि हमें वितरण न्याय को सुनिश्चित करना चाहिए। आर्टिकल 39C विकेंद्रीकरण की बात करता है। दोस्तों ये भी क्या है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं, उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उसमें आर्टिकल 39C बोलता है कि हमें विकेंद्रीकरण को अपनाना होगा। मतलब यहाँ पर हमें समाजवाद की झलक देखने को मिलती है दोस्तों। तो आर्टिकल 39C क्या है, विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है और उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनके विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है। आर्टिकल 31C कैपिटल सी की बात करेंगे दोस्तों। अब हम आर्टिकल 31 कैपिटल सी, इसमें क्या हो रहा है कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इनको लागू करते समय यदि फंडामेंटल राइट 14 और 19 के उल्लंघन हो रहा है तो हम इसे फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या करेंगे, वरीयता देने की बात करेंगे। तो आर्टिकल 39B क्या है, संसाधनों के उचित वितरण की बात की जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को हमें सुनिश्चित करना होगा, सभी पर संसाधनों पर क्या है, सभी को स्वामित्व हो सके, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। आर्टिकल 39C बोल रहा है विकेंद्रीकरण की। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के जितने भी साधन हैं दोस्तों, उनका हमें विकेंद्रीकरण करना होगा। और ऐसा करने के लिए यदि फंडामेंटल राइट 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है तो हमें होने देना चाहिए, या उस फंडामेंटल राइट के ऊपर हम आर्टिकल 39C और 39B को लागू करते समय फंडामेंटल राइट को के ऊपर हम DPSP की वरीयता को सुनिश्चित करेंगे या इसे उसके ऊपर वरीयता देंगे। दोस्तों आर्टिकल 39D इसके अंदर कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करना यह राज्य का कर्तव्य होगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की जो व्यवस्था है वो हमें आर्टिकल 39D में देखने को मिलती है। आर्टिकल 39E इसके अंदर 3 तरह के लोगों की बात की गई है दोस्तों। आर्टिकल 39E में 3 तरह के लोगों की बात की गई। पहला है कामगार, मतलब जो भी श्रमिक लोग हैं, दूसरा बच्चे और तीसरा मजबूर नागरिक। तो दोस्तों जितने भी वर्किंग एज ग्रुप है, हमारा जो कामगार है, उनके स्वास्थ्य का, उनकी शक्ति का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। तो दोस्तों हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे जब जनसंख्या वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी होती है और बेरोजगारी के कारण गरीबी होती है, तो जो काम अमेरिका में क्या है, जितने डॉलर में जो काम अमेरिका में होता है उतना ही डॉलर वही काम हम भारत के अंदर नहीं देख सकते या फिर किसी गरीब देश के अंदर नहीं देख सकते। साथ ही एक हष्ट पुष्ट इंसान से अमेरिका में जिस लेवल का काम कराया जाता है और उसे जिस लेवल की सैलरी दी जाती है, भारत के अंदर या विकासशील या अल्प विकसित देशों के अंदर उसी हष्ट पुष्ट इंसान से दुगना काम लिया जाता है, लेकिन पेमेंट क्या है दोस्तों, उन्हें उसका 50% भी नहीं देते। साथ ही उनसे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर भी कराए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो स्वस्थ कर्मी है, जो स्वस्थ कामगार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य और शक्ति का क्या है, यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। अगला है दोस्तों बच्चों से संबंधित कि बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है उसका भी दुरुपयोग नहीं करना है। तो सो दोस्तों हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो छोटे बच्चों से कराए जाते हैं, जैसे कि रेट होल माइनिंग। यदि आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि रेट होल माइनिंग है दोस्तों, उसके अंदर क्या छोटे छोटे बच्चे क्या खदान के अंदर आराम से चल जाते हैं और वहाँ से चीज़ें खरीद निकाल के लाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों का उपयोग किया जाता है। तो हम दे सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है, जो उनके पढ़ने खेलने लिखने के दिन थे, मस्ती करने के दिन थे, उनकी जो सुकुमार अवस्था है उनका दुरुपयोग हो गया। अगला आर्टिकल दोस्तों मजबूर नागरिकों की बात कर रहा है कि हमारे समाज में कई नागरिक ऐसे भी होते हैं जो मजबूर होते हैं। ये मजबूरी शायद उनकी आर्थिक मजबूरी हो सकती है
या तो फिर शारीरिक मजबूरी हो सकती है। जैसे दोस्तों बहुत सारे नागरिक क्या हैं, गरीबी का शिकार रहते हैं, साथ ही जब वे वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसे काम भी करने पड़ जाते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, जो कि उन्हें उस उम्र में नहीं करना होता है। सो दोस्तों यदि आपने एक यूट्यूब पर आने वाला ऐड देखा होगा जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारे जो वृद्ध माँ बाप को क्या है लोग मथुरा वृंदावन में छोड़ के सीधे चले जाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, फिर बाद में जो वृद्ध लोग हैं हमें गलियों में भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। तो यही इस बात को सो दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर जो मजबूर नागरिकों की बात है वो यही हमें देखने को मिलती है कि उन्हें उन कार्यों को भी करना पड़ता है जो उनकी आयु के और शक्ति के प्रतिकूल है। तो जिस उम्र में व्यक्ति को जो काम नहीं करना चाहिए वह काम भी उन्हें करना पड़ता है। तो इसी बात की ओर यह आर्टिकल इशारा कर रहा है कि जो मजबूर नागरिक है, जो दिव्यांग व्यक्ति है या फिर आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, जिनमें किसी प्रकार की निःशक्तता है, उन्हें क्या है अपनी आयु और शक्ति के प्रतिकूल काम करना पड़ता है। तो यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि इस तरह की शासन व्यवस्था को विकसित किया जाएगा कि मजबूर नागरिक क्या है दोस्तों, उन्हें अपनी आयु और शक्ति के प्रतिकूल काम नहीं करना पड़े। आर्टिकल 39E के बाद दोस्तों आर्टिकल 39F को पढ़ेंगे। इसमें दो तरह के लोगों की बात की गई है। कौन से दो तरह के लोग? एक तो बच्चों की बात की गई है और किशोर की बात की गई है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में दोस्तों आर्टिकल 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को बच्चा माना है। तो आर्टिकल के अनुसार स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण देना होगा हमें बच्चों को। तो बच्चों को क्या है दोस्तों, स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण देना होगा, जिससे कि बच्चों का पूरी तरीके से विकास हो सके और इस हेतु उन्हें सारे अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना यह राज्य का कर्तव्य होगा। ऐसी बात करता है हमारा आर्टिकल 39F। तो आर्टिकल 39F बच्चों की बात करता है, उनको हम अवसर और सुविधा उपलब्ध कराएंगे जिससे कि उनका पूरा विकास हो सकेगा और वे स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में जी सकेंगे। और इस तरह का वातावरण हमें सुनिश्चित कराएगा कौन? राज्य। दोस्तों अब अगली बात करेंगे 14 से 18 वर्ष की, जो कि अयस्क या अल्पवयस्क व्यक्तियों की बात की जा रही है। तो ये शोषण से सुरक्षा की बात की जा रही है और नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा की बात की जा रही है। सो दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। तो इस तरह से हमें शोषण की सुरक्षा की बात की जा रही है। बहुत सारे लोगों को बाल मजदूरी करनी पड़ती है, तो ये भी एक प्रकार का शोषण है। साथ ही बहुत सारे बच्चों को क्या है दोस्तों, कमाई करने जाना पड़ता है छोटी सी उम्र में। तो ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ भी हमें क्या है नैतिक और आर्थिक परित्याग से हमें रक्षा करनी होगी किशोर लोगों की। सो देखा दोस्तों कि हमने आर्टिकल 19 में जिस तरह से 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, हमें आर्टिकल 39 में भी क्या है 5-6 प्रकार की बातें देखने को मिलती है। आर्टिकल 39A बोलता है आजीविका के साधन, हर इंसान के पास आजीविका के साधन होने चाहिए। आर्टिकल 39B बोलता है कि जो भी संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनका उचित बंटवारा होना चाहिए, उचित वितरण होना चाहिए और सभी का स्वामित्व होना चाहिए। आर्टिकल 39C बोलता है कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उत्पादन के साधन क्या है, जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसी भी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में क्या है दोस्तों, सभी प्रकार के उत्पादन के साधन नहीं जाने चाहिए। आर्टिकल 39D की यदि बात करें तो उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। आर्टिकल 39E की बात करें तो उसमें 3 तरह के लोगों की बात की गई है। एक तो कामगार की बात की गई है, बच्चों की बात की गई है और मजबूर नागरिकों की। आर्टिकल 39F की बात करें तो इसमें 2 तरह के व्यक्तियों की बात की गई है। कौन से? एक तो बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं, उनको हमें अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा जिससे कि उनका पूरा विकास हो सके। साथ ही कुछ किशोर एवं अल्पवयस्क बच्चे होते हैं जिनको हमें शोषण से सुरक्षा दिलानी होगी और साथ ही नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से भी सुरक्षा दिलानी होगी। सो दोस्तों अब आर्टिकल 39 कैपिटल ए आएगा। कैपिटल ए मतलब संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 39 कैपिटल ए में दोस्तों एक कानूनी सहायता की बात की गई है। तो नालसा जब हम पढ़ते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके अंदर क्या है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति
कानूनी पछड़े में पड़ गया है और उस व्यक्ति के पास वकील करने की क्षमता नहीं है, तो इस हेतु सरकार क्या करती है, एक सरकारी वकील मुहैया कराती है, जिससे क्या होता है, हर व्यक्ति को न्याय तक, हर व्यक्ति की क्या है, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो आर्टिकल 39A क्या बोलता है, कानूनी सहायता की बात करता है। फिर दोस्तों आर्टिकल 39 के बाद आर्टिकल 40 आता है। 40 के अंदर दोस्तों पंचायतों के गठन की बात हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 40 के बाद दोस्तों आर्टिकल 41, जिसमें लोक सहायता की बात की जा रही है कि राज्य कुछ ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे लोगों को लोक सहायता प्राप्त होगी, जिसे पब्लिक सर्विसेज देना होगा। तो कब देना होगा, बीमारी के समय, बुढ़ापे के समय, बेरोजगारी के समय, निःशक्तता या दिव्यांगता के समय, शिक्षा के लिए और काम के लिए। सो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो डीपीएसपी क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करता है। तो आर्टिकल 41 भी उसी की ओर संकेत करता हुआ दिखता है। जैसे बीमारी, तो बीमारी में दोस्तों हम आयुष्मान भारत को ले सकते हैं, मिशन इंद्रधनुष को ले सकते हैं। बुढ़ापे के अंदर दोस्तों हम वृद्धा पेंशन योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना देख सकते हैं। बेरोजगारी के लिए दोस्तों हम मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया देख सकते हैं। सीखो और कमाओ योजना देख सकते हैं। निःशक्तता या दिव्यांगता, तो दोस्तों दिव्यांग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, उनको हम देख सकते हैं। शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट को हम देख सकते हैं। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, इसको देख सकते हैं। काम के लिए दोस्तों हम देख सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया की बात की गई है, और मुद्रा योजना, मुद्रा लोन, ताकि लोग स्वनिर्भर भी हो सकें। तो दोस्तों इस तरह से यदि हम लिंक करके पढ़ेंगे तो हम इस पाएंगे कि जो डीपीएसपी के बिना कोई भी सरकार आगे बढ़ ही नहीं सकती, जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा था। आर्टिकल 42 की यदि बात करें तो आर्टिकल 42 में कार्य की दशाओं के बारे में बात की गई है और प्रसूति सहायता के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 42 कहता है कि कोई भी कर्मचारी यदि किसी भी जगह काम करने जा रहा है तो वहाँ की जो कार्य की दशाएं हैं दोस्तों न्याय संगत होनी चाहिए और मानवीय होनी चाहिए। मतलब जिस तरह का काम है उस काम के अनुसार वहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम कराने होंगे। साथ ही वो जो कार्य की दशाएं हैं वो बहुत ही मानवीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी काल कोठरी में जहाँ प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है, प्रॉपर हवा भी नहीं आ रही है और उसी के अंदर कोई आर्थिक गतिविधि चलाई जा रही है। आर्टिकल 42(2) के अंदर दोस्तों बोला गया प्रसूति सहायता देंगे, हम महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा देने की बात करेंगे। सो दोस्तों जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना, इन सभी को हम इस आर्टिकल से लिंक करके जोड़कर देख सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 42 के बाद आएगा आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43 में दोस्तों कहा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योगों के विकास हम करेंगे। तो आर्टिकल 43 क्या है दोस्तों, आर्टिकल 43 कहता है कि हम लोगों को क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी देंगे, मतलब मिनिमम वेजेस की हम बात करेंगे। सो दोस्तों हम इसी संदर्भ में हम लेबर कोड जो हमारे लेबर रिफॉर्म हुए हैं उसको इससे लिंक करके देख सकते हैं। साथ ही कुटीर उद्योगों की विकास की बात की जा रही है। सो दोस्तों हमारी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए जितनी भी योजनाएं लागू की है उन्हें हम कुटीर उद्योगों के विकास से लिंक करके देख सकते हैं। तो आर्टिकल 43 मतलब निर्वाह योग्य मजदूरी देंगे और कुटीर उद्योगों का विकास करेंगे। दोस्तों आर्टिकल 43 में ही आर्टिकल 43 कैपिटल ए जोड़कर संविधान 42वां संविधान संशोधन किया है। इसके अनुसार कहा गया है कि जो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को हम सुनिश्चित करेंगे। तो जो भी इंडस्ट्री होगी तो उसका जो प्रबंधन है दोस्तों उसके अंदर मजदूरों की भागीदारी को हमें बढ़ाना है या उसकी भागीदारी को हमें सुनिश्चित करना है। तो आर्टिकल 43 कैपिटल ए मतलब संविधान संशोधन, इसके अंदर बोला गया है कि 42वें संविधान संशोधन में बोला गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। आर्टिकल 43 में ही दोस्तों फिर एक और अमेंडमेंट किया गया है, जो कि अमेंडमेंट किया गया है 97वां अमेंडमेंट। इसमें कहा गया है कि जो सहकारी समिति है उनका गठन किया जाएगा और सरकारी समितियों का गठन किया जाएगा, साथ ही उनका उन्नयन भी किया जाएगा। तो आर्टिकल 43 में क्या क्या है, आर्टिकल 43 में दोस्तों क्या बोला गया है कि आर्टिकल 43 कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी हम देंगे, कुटीर उद्योगों का विकास करेंगे। फिर एक 42वां संविधान संशोधन होता है जिसमें आर्टिकल 43A जोड़ा जाता है। इसमें कहा जाता है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी होगी। फिर आर्टिकल
43 बी एक जोड़ा जाता है 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके अनुसार कहा जाता है कि हम सहकारी समितियों को गठन करेंगे और उनका उन्नयन करेंगे। फिर दोस्तों आर्टिकल 44 होता है जिसके ऊपर हमें मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो ये है यूसीसी समान नागरिक संहिता। तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। फिर आर्टिकल 45 तो दोस्तों समान नागरिकता से आशा ये है कि पूरे भारत के अंदर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हमें एक जैसा नियम देखने को मिलेगा। जैसे विवाह हुआ, दत्तक पुत्र मतलब गोद लेना हुआ, तलाक हुआ, इन सभी के संदर्भ में। आर्टिकल 45 के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है कि जो बच्चे हैं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा हेतु देखभाल का प्रावधान किया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, हमें सबको पता होना चाहिए कि उसके अंदर आर्टिकल 21A जोड़ा गया जिसके अनुसार राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आर्टिकल 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उनका देखभाल ये उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी, साथ ही राज्य का भी अपना एक कर्तव्य होगा। फिर दोस्तों आर्टिकल 45 के बाद आर्टिकल 46 की बात करेंगे। इसमें 3 तरह के लोगों की बात की गई है, एक तो SC, ST और कमज़ोर वर्ग। तो दोस्तों आर्टिकल 45 में क्या है, आर्टिकल 46 में क्या है, 3 लोगों की बात की गई, एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमज़ोर वर्ग। तो दोस्तों इन तीनों ही लोगों के लिए क्या किया जाएगा, राज्य के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि उनके जो आर्थिक और शैक्षणिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा और उन्हें उनके लिए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये तीन ग्रुप के लोग हैं दोस्तों, SC, ST और कमज़ोर वर्ग, वीकर सेक्शन। इनके लिए राज्य इस तरह का प्रावधान करेगा कि इनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को वृद्धि की जाए, इनके जो आर्थिक और शैक्षणिक हित हैं इनकी वृद्धि की जाए, साथ ही इन्हें सामाजिक न्याय भी मिल पाए। दोस्तों आर्टिकल 47 इसके अंतर्गत पोषण आहार की बात की जा रही है कि आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य इस बात का प्रावधान करेगा कि जो लोगों को पोषण युक्त आहार मिले, तो इसलिए हमें नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन को इस आर्टिकल से लिंक करके पढ़ना होगा। दोस्तों इसी आर्टिकल में जीवन स्तर को उन्नत बनाने की बात की जा रही है, जीवन स्तर को उठाने की बात की जा रही है, साथ ही लोक स्वास्थ्य की भी बात की जा रही है, और जो भी नशीले पदार्थ हैं, नशीले मादक पदार्थ हैं, उनको कम करने और उन्हें ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों कई राज्यों में शराब बैन है, तो इस शराब बैन को हम DPSP से लिंक करके देख सकते हैं। आर्टिकल 48 दोस्तों एग्रीकल्चर और मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है। तो आर्टिकल 48 कहता है कि हम आधुनिकीकरण करेंगे। कहाँ आधुनिकीकरण करेंगे, कृषि के अंदर आधुनिकीकरण करेंगे और पशुपालन के अंतर आधुनिकीकरण करेंगे। तो दोस्तों कृषि के अंदर हम कृषि मैकेनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आदि को देख सकते हैं, और पशुपालन के अंतर्गत हम एक मॉडर्नाइजेशन को देख सकते हैं कि जो पशुओं की ब्रीडिंग की जा रही है, उनके टीके लगाए जा रहे हैं और उनको पालने के लिए नए नए प्रकार की विधियों को विकसित किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 48 बोल रहा है कि हम आधुनिकीकरण करेंगे, कहाँ, कृषि के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में। हम पशु संरक्षण की बात करेंगे, हम गाय, बछड़े और जितने भी दुधारू पशु हैं उनको बचाने की बात करेंगे, नस्ल सुधार का काम करेंगे और उनकी नस्लों का संरक्षण भी करेंगे, और उनके वधों का, जो भी दुधारू पशु है उनके वध को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये कहा गया है आर्टिकल 48 में। अब दोस्तों आर्टिकल 48 के ही अंदर एक नया आर्टिकल 48A इंसर्ट किया गया है, जो कि संविधान संशोधन के माध्यम से किया है, और ये भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन को हम सुनिश्चित करेंगे, साथ ही वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। तो आर्टिकल 48A में कहा गया है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और उसका संवर्धन करेंगे, और जितने भी वन हैं और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। आर्टिकल 49 कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, वस्तुएं और इन सबका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। तो आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, वस्तुएं, इन सबका हम संरक्षण करेंगे।
आर्टिकल 50 दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर से है। तो आर्टिकल 50 कहता है कि हम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाएंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है इसका पृथक्करण करने की बात हम देखते हैं, ताकि एक बेहतर नियंत्रण एवं संतुलन की नीति बनी रहे। आर्टिकल 51 के अंदर दोस्तों हम पाते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लेकर प्रावधान है। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है कि हम हमारे संबंधों को इस तरह से बनाएंगे या इस तरह से मेंटेन करके रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम हो सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दोस्तों न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण व्यवहार की बात की गई है कि हमारा जो व्यवहार होगा बिल्कुल न्याय संगत और सम्मानपूर्ण होगा। हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो है दोस्तों मध्यस्थता के आधार पर निपटाएंगे। सो दोस्तों आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। आर्टिकल 50 शक्तियों के पृथक्करण से है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक स्थान और वस्तुएं हैं उनके संरक्षण से है। सो दोस्तों फिर से जो डीपीएसपी है उनको 3 भागों में बांटकर लोग पढ़ते हैं, एक तो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। सो दोस्तों ये आप खुद बुक से भी कर सकते हैं। सो दोस्तों हैंड रिटन नोट्स के बाद अब हम घटना चक्र बुक्स के सारे एमसीक्यू लगाएंगे। उससे पहले हम घटना चक्र के नोट्स को भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारा एक क्विक एंड फास्ट रिवीजन हो जाए। भारत के जो संविधान है उसके भाग 4 के अंदर दोस्तों हमें डीपीएसपी देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमारा प्रेरित है। तो जो डीपीएसपी जो है हमारे आयरलैंड के संविधान से दोस्तों क्या है? प्रेरित है। अनुच्छेद 37 के अंदर दोस्तों डीपीएसपी की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि डीपीएसपी क्या है। तो डीपीएसपी क्या है? गैर न्यायवाद योग्य है या नॉन इन्फोर्सिबल है। और आर्टिकल 36 के अंदर दोस्तों क्या बताया है कि जो डीपीएसपी है उसमें भी राज्य की वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 38 कहता है दोस्तों कि राज्य क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसके अंदर सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए वह क्या है? बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को निर्मित करेगा। आर्टिकल 39 कहता है दोस्तों कि राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ निर्देशक तत्व हैं जो स्त्री पुरुष को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो सके। तो आर्टिकल 39 मतलब आजीविका से संबंधित है, स्त्री पुरुष को समान रूप से मिलना चाहिए। और भौतिक और संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो। सो दोस्तों भौतिक संसाधनों का क्या है? वितरण न्याय की बात की गई है। तो और साथ ही आर्थिक विकेंद्रीकरण की भी बात की गई है। स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, इसके लिए भी बात की गई है आर्टिकल 39 में। फिर दोस्तों आर्टिकल 39 का जोड़ा जाता है जिसके अंदर बात की जाती है कि हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करते हैं। इसके लिए हम नालसा का गठन भी करते हैं। आर्टिकल 40 के अंदर दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 41 में दोस्तों राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार जो है उसको सुनिश्चित करेगा। तो काम के लिए, शिक्षा के लिए और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है। सो दोस्तों आर्टिकल 41 क्या है? कुल मिलाकर लोक सहायता देने का काम करता है। जितनी भी लोक सहायता हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जैसे बीमारी के समय लोक सहायता, शिक्षा के लिए लोक सहायता, रोजगार के लिए लोक सहायता, यदि आप दिव्यांग व्यक्ति हो तो दिव्यांग व्यक्ति भी लोक सहायता, पब्लिक असिस्टेंट पाने का अधिकारी होता है। दोस्तों आर्टिकल 42 में कहा गया है कि जो काम की न्याय संगत दशाएं और मानवोचित दशाओं की बात करता है और साथ ही प्रसूति सहायता की बात करता है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 43 बोलता है जो राज्य के कर्मकारी होंगे उनको उचित मजदूरी मिलेगी। साथ ही कुटीर उद्योगों के संवर्धन की बात की गई है। तो आर्टिकल 43 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 43 में कहा गया है कि राज्य जो है, राज्य के जो भी
कर्मकार लोग हैं, मतलब जो भी वर्कर्स हैं, उनको बेहतर और उचित मजदूरी देने की बात करता है। साथ ही कुटीर उद्योगों के संवर्धन की बात करता है। फिर दोस्तों आर्टिकल 43 के अंतर्गत राज्य क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में वर्कर्स की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। तो ये आर्टिकल 43 का जोड़ा गया। फिर दोस्तों आर्टिकल 44 की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। फिर आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। तो आर्टिकल 45 में बोला गया दोस्तों कि राज्य कुछ इस तरह का प्रबंध करेगा कि जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। आर्टिकल 46 बोलता है दोस्तों कि राज्य जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों की वृद्धि का प्रयास करेगा। तो जितने भी दोस्तों आर्टिकल 46 में कहा गया है कि जितने भी अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं और अन्य वीकर सेक्शन हैं, उनकी शिक्षा के लिए और उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए कुछ बेहतर काम करेगा। अनुच्छेद 47 में बोला गया है कि लोगों को बेहतर पोषण आहार मिलना चाहिए, जीवन स्तर उनका ऊंचा करना है और लोक स्वास्थ्य, इन सभी को सुधारने के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 47 के अंतर बोला गया है कि पोषण स्तर, लोगों का जो पोषण स्तर बेहतर हो, जीवन स्तर ऊंचा उठे और लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, इसके लिए क्या है, राज्य काम करेगा। सो दोस्तों बहुत सारी जो हेल्थ से रिलेटेड योजनाएं हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल और आयुष्मान भारत प्रोग्राम दोस्तों, तो ये सभी प्रोग्राम क्या है दोस्तों, इसी आर्टिकल से निकले हुए मालूम पड़ते हैं। आर्टिकल 48 की यदि बात करें तो इसमें क्या है, राज्य जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने का काम करेगा, साथ ही वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास भी करेगा। तो आर्टिकल 48 बोलता है दोस्तों कि जो कृषि है और पशुपालन है उसका आधुनिकीकरण करेंगे, उसको वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का काम करेंगे। साथ ही जो गाय हैं, बछड़े हैं और दुधारू पशु हैं, उनके वध को रोकने की बात करता है। आर्टिकल 48 दोस्तों कहता है कि राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का काम करेगा। राज्य क्या करेगा, देश के पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, साथ ही वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास भी करेगा। तो बहुत सारे हम नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत सारी अभ्यारण्य, इन सबको हम देखते हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार की छूटें प्लस विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी आर्टिकल से हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 49 कहता है कि जो राष्ट्र है, राज्य क्या है, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक होंगे, जितने भी स्थान होंगे और जितने भी वस्तुएं होंगी, तो हमारी जो राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी स्मारक हैं, जितने भी स्थान हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं, तो उनका संरक्षण किया जाएगा। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थान, वस्तुएं और स्मारक, उन सबका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 50 में कहा गया है दोस्तों कि जो है लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग रहेगी, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है दोस्तों। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की जा रही है आर्टिकल 50 के अनुसार। आर्टिकल 51 में कहा जा रहा है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 51 क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। साथ ही आर्टिकल 50 क्या है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर से संबंधित है। आर्टिकल 49 क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 48 क्या है, तो आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण से संबंधित है। आर्टिकल 48A जो कि अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, इसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा, साथ ही वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की जाएगी। दोस्तों एक डिफरेंस दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। दोस्तों एक बार हम इस अंतर को भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार क्या है, भाग 3 में उल्लिखित हैं, जबकि DPSP क्या है, भाग 4 में है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल राइट, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, आयरलैंड से लिया गया है।
इनकी प्रकृति क्या है, नकारात्मक प्रकृति है। किसकी, मौलिक अधिकारों की, मतलब स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे जो डीपीएसपी हैं इनकी प्रकृति क्या है, सकारात्मक प्रकृति है। ये राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है दोस्तों, इन्फोर्सिएबल है, मतलब इनके उल्लंघन पर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। लेकिन डीपीएसपी क्या है, गैर वाद्य योग्य हैं, इनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। ये कानूनी रूप से मान्य हैं, कौन, फंडामेंटल राइट, लेकिन ये नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्य हैं, कौन, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है, नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्यता इनको प्राप्त है। इनको लागू करते समय संविधान या विधान की आवश्यकता नहीं है। सो दोस्तों फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए हमारे पास कोई विधान हो, कोई कानून हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो फंडामेंटल राइट के भाग 3 में दिया गया है वही से सीधे सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल जाती है। नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों लागू करने के लिए हमें विधि बनाने की आवश्यकता होती है। फंडामेंटल राइट क्या है, व्यक्तिगत कल्याण को अधिक प्रोत्साहन देते हैं। तो फंडामेंटल राइट क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत कल्याण को अधिक प्रोत्साहन देते हैं। जबकि दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हैं सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात करते हैं। हमारे जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को अधिक वरीयता देते हैं और उन्हीं के कल्याण की बात करते हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार क्या है, लोगों को स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मतलब इसके लिए कहीं अर्जी या दरख्वास्त नहीं करनी होती। लेकिन डीपीएसपी के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है। डीपीएसपी क्या करेगी, सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। जैसे कि अभी सभी लोगों को यूसीसी समान नागरिक संहिता का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों अब सरकार क्या है, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसलिए अब डीपीएसपी का जो आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता, अब उसको सरकार गंभीरता से ले रही है। इसके ऊपर कानून बनेगा और कानून बनने के बाद ही दोस्तों क्या होगा, समान नागरिक संहिता का लाभ लोगों को मिल पाएगा। तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए क्या है दोस्तों, कानून बनाने की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें सरकार का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों हम डीपीएसपी की पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हम पूरे एमसीक्यू लगाएंगे और देखेंगे कि डीपीएसपी के टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यू आए हैं और हमें किस तरह की अप्रोच डेवलप करनी होगी।